हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी व्याकरण के इस शानदार सीरीज में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के इस शानदार सीरीज में हम हिंदी व्याकरण के उस दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जहां से भाषा की असली ताकत शुरू होती है, और उस ताकत का नाम है शब्द विचार। यानी आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, यानी कुल मिलाकर शब्दों पर विचार करने वाले हैं। तो फटाफट कलम और कॉपी निकालिए और चीजों को नोट करते भी चलिए। जहां आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछते चलिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। फटाफट अपने अपने कॉपी पर हेडिंग डालिए खूबसूरत सा, शब्द विचार। सभी विद्यार्थी अपने अपने कॉपी पर हेडिंग डालिए। बेहतरीन सा टॉपिक है विद्यार्थी, लिखिए शब्द विचार। यानी आज हम बात करेंगे कि भाई शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले एक चीज बताओ विद्यार्थी कि शब्द का मतलब क्या होता है। शब्द का मतलब क्या होता है? शब्द का मतलब होता है जिसका सही सही अर्थ निकले, वैसे ही चीज को हम बोलते हैं शब्द। यानी शब्द जो है विद्यार्थी एक एक अक्षर से मिलाकर बनाया जाता है। शब्द जो है विद्यार्थी एक एक अक्षर को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं। बात सही है कि नहीं, बताइए। शब्द का मतलब होता है जिसका सही सही अर्थ उत्पन्न हो, और शब्द बनता है एक एक अक्षर को मिलाकर। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा को लेकर कि शब्द किसे कहते हैं। तो आप अपने कॉपी में इस चीज को नोट कर लीजिए और चीजों को समझते चलिए। परिभाषा की अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि विद्यार्थी अक्षर या वर्ण की मदद से शब्द बनता है। तो हम यहीं से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। कैसे? हम बोल सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सॉरी, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं विद्यार्थी? शब्द कहते हैं जिसका सही सही अर्थ उत्पन्न हो। हम बोल सकते हैं जिसका सही सही अर्थ उत्पन्न हो। जैसे 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 मैं बोलता हूं विद्यार्थी क प्लस म प्लस ल। अब देखो विद्यार्थी, एक एक अक्षर को लेकर हम एक शब्द तैयार करेंगे। क प्लस म प्लस ल क्या बनेगा विद्यार्थी, बताओ तो जरा। कमल। क्या बनेगा? कमल। अब बताओ, कमल जो है एक फूल का नाम है जिसका एक सही अर्थ निकल रहा है। तो जिसका एक सही अर्थ निकल रहा है तो इसको हम बोलेंगे विद्यार्थी शब्द। एक और देखो विद्यार्थी, जैसे मैं बोलता हूं कि क प्लस ल प्लस म, और कुल मिलाकर क्या बनेगा ये? तो ये बनेगा विद्यार्थी कलम। और कलम क्या है? कलम जो है एक लिखने की वस्तु है। तो इसका भी एक सही अर्थ निकल रहा है। तो जिसका एक सही अर्थ निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? शब्द। उसे हम बोलते हैं विद्यार्थी शब्द। लेकिन आगे देखिए, लेकिन जैसे अगर मैं बोलता हूं कि क प्लस ल प्लस म, सॉरी, क प्लस ल प्लस क। अब बताओ विद्यार्थी, जैसे हम एक एक अक्षर को मिलाकर शब्द का शब्द बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? कलक। अब बताओ, कलक का कोई अर्थ हो रहा है? इसका कोई मतलब निकल रहा है? तो जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम शब्द नहीं बोलते हैं। इसको हम शब्द नहीं बोलते हैं क्योंकि इसका एक अपना मीनिंग ही नहीं है। एक और देखो विद्यार्थी, जैसे अगर मैं बोलता हूं चलो, अब जैसे हम इस शब्द को बनाते हैं विद्यार्थी क प्लस म प्लस म। अब बताओ, जैसे हम लिखते हैं क म, अब बताओ इसका कोई अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि विद्यार्थी जिन शब्दों का सही अर्थ निकलता है उसी को हम शब्द मानते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे हम शब्द नहीं मानते हैं। तो आप बताओ विद्यार्थी, जिस शब्द का अर्थ निकलता है उसे आप क्या मानते हैं? तो उस चीज को कहा जाता है सार्थक शब्द। और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उस चीज को हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। बात समझ में आ गया? तो ये होते हैं विद्यार्थी शब्द। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम बात करते हैं शब्द के भेद कितने होते हैं। शब्द के भेद।
अगर हम विद्यार्थी शब्द की भेद की बात करें तो अलग अलग आधार पर शब्द के अलग अलग भेद होते हैं, यानी अलग अलग दृष्टिकोण से शब्द के अलग अलग भेद होते हैं। यानी जिन जिन दृष्टिकोण से भेद होते हैं उन सभी चीजों को पहले देखते हैं विद्यार्थी। यानी जिन आधारों पर शब्द को बांटा गया है तो उसको पहले नोट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्यार्थी कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। फिर हम उसके बाद देखेंगे विद्यार्थी कि बनावट या रचना के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे विद्यार्थी कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। बात समझ में आ रहा है। हम ये चार चीजों के आधार पर हम शब्द को वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। पहला हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले लिखते हैं विद्यार्थी कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। चलिए सबसे पहले विद्यार्थी आप हेडिंग डालिए अपने अपने कॉपी पर कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं विद्यार्थी। तो याद रखिए अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन होता है, तो पहला होता है विद्यार्थी सार्थक शब्द। कौन सा शब्द, पहला होता है आपका सार्थक शब्द और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है विद्यार्थी निरर्थक शब्द। दूसरा होता है निरर्थक शब्द। याद रखिएगा अर्थ के आधार पर शब्द के दो ही भेद होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अगर हम बात करते हैं कि सार्थक शब्द क्या होते हैं, तो वैसा शब्द जिसका सही सही अर्थ उत्पन्न हो उसे हम बोलते हैं सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं, वैसा शब्द जिसका सही सही अर्थ उत्पन्न ना हो उसे हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं विद्यार्थी कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो आप नोट कर लीजिए सार्थक शब्द किसे कहते हैं भाई साहब, किसे कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वैसा शब्द जिसका सही सही अर्थ उत्पन्न हो, सही सही अर्थ उत्पन्न हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। बात समझ में आ गया नहीं। तो देखिए जैसे मैं बोलता हूं विद्यार्थी रोटी। अब बताओ रोटी एक ऐसा शब्द है जिसका एक अर्थ है, रोटी एक खाने वाली पदार्थ है, रोटी एक खाने की वस्तु है। चलिए जैसे अगर मैं बोलता हूं विद्यार्थी पानी, तो पानी भी समझ में आता है कि पानी एक पीने वाली चीज है, आ रहा है समझ में। जैसे अगर मैं बोलता हूं विद्यार्थी दाल, तो दाल भी समझ में आता है कि दाल एक खाने की पदार्थ है। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर मैं बोलता हूं विद्यार्थी लोटा, चलो एक देसी शब्द है लोटा, तो लोटा समझ में आता है कि एक पात्र है, एक बर्तन है। तो कहने का मतलब है कि विद्यार्थी इन सभी चीजों का अर्थ उत्पन्न हो रहा है। यानी रोटी का भी सही अर्थ होता है, पानी का भी सही अर्थ होता है, दाल का भी सही अर्थ होता है, लोटा का भी सही अर्थ होता है। तो ऐसे शब्द को हम बोलते हैं सार्थक शब्द, ऐसे शब्द को हम बोलते हैं विद्यार्थी सार्थक शब्द। कोई दिक्कत। तब अब बात करते हैं कि निरर्थक शब्द क्या होते हैं, नोट कीजिए। दूसरा नंबर हम देखेंगे विद्यार्थी कि निरर्थक शब्द क्या होते हैं।
निरर्थक शब्द क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया विद्यार्थी कि निरर्थक शब्द क्या होते हैं, वैसा शब्द जिसका सही सही अर्थ उत्पन्न ना हो। तो हम बोल सकते हैं विद्यार्थी, लिख सकते हैं आप लोग कि वैसा शब्द, वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसका जिसका सही सही अर्थ उत्पन्न ना हो, सही सही अर्थ उत्पन्न ना हो, उत्पन्न ना हो, उसे उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई साहब, उसे कहते हैं निरर्थक शब्द, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। समझ में आ गया। जिसका सही सही अर्थ उत्पन्न ना हो उसे हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। जैसे 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 हमने कहा था विद्यार्थी कि रोटी, तो रोटी समझ में आता है कि खाने वाली पदार्थ है, लेकिन जैसे मैं बोलता हूं कि रोटी ओटी, अब बताओ रोटी समझ में आता है लेकिन ओटी क्या है भाई, ओटी का कोई मीनिंग है नहीं। तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। जैसे अगर मैं बोलता हूं विद्यार्थी पानी वानी, पानी वानी, एक वाणी जो होता है ना विद्यार्थी ऐसे होता है, ठीक है। एक पानी सॉरी वाणी जो है एक ऐसे होता है, तो वाणी का मतलब होता है ध्वनि, लेकिन इस वाणी का कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। पानी का अर्थ है लेकिन वाणी का कोई अर्थ नहीं है, पानी वाणी। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि दाल वाल, दाल तो समझ में आता है लेकिन वाल क्या है बताओ, वाल का कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। तो इसका मतलब ये है विद्यार्थी निरर्थक शब्द। अच्छा एक चीज बताओ विद्यार्थी कि ये पानी जो शब्द है और ये पानी जो शब्द है, दोनों में अंतर क्या है। ये पानी क्या कहलाता है और ये पानी का मतलब क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। थोड़ा सा पॉज करके पहले आप बताओगे ये पानी का मतलब क्या है और ये पानी का मतलब क्या है। देखिए विद्यार्थी, ये पानी का मतलब होता है जल, इस पानी का मतलब क्या होता है जल, और इस पानी का मतलब होता है विद्यार्थी हाथ, क्या होता है हाथ। आप सुने होंगे बिना पानी, तो ये बिना में विद्यार्थी ये पानी शब्द रहता है, इसका मतलब बिना पानी, बिना का मतलब होता है एक म्यूजिकल यंत्र है, तो जिसके हाथ में बिना है उसे हम बोलते हैं बिना पानी, सुने होंगे, ठीक है। तो इस पानी का मतलब होता है जल और इस पानी का मतलब होता है प्यारे हाथ, ठीक। तो हमने अभी बात क्या किया कि हमने बात ये किया कि विद्यार्थी के अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वैसा शब्द जिसका सही सही अर्थ उत्पन्न हो उसे हम बोलते हैं सार्थक शब्द, जैसे रोटी पानी दाल लोटा। लेकिन निरर्थक शब्द क्या होते हैं, तो वैसा शब्द जिसका सही सही अर्थ उत्पन्न ना हो उसे बोलते हैं निरर्थक शब्द। जैसे रोटी वोटी पानी वानी दाल वाल लोटा गोटा बोटा, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये होता है निरर्थक शब्द। तो ये विद्यार्थी अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, कोई दिक्कत। चलिए चलिए अब हम बात करेंगे विद्यार्थी की बनावट, बनावट और रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट और रचना के आधार पर, आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो भाई याद रखिएगा, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो तीन भेद होते हैं। कौन कौन होता है, तो देखिए पहला होता है आपका रूढ़ शब्द। कौन सा शब्द भाई साहब, बोलते जाइए ना, रूढ़ शब्द। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये बनावट और रचना के आधार पर भाई साहब शब्द के तीन भेद होते हैं, एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और योग रूढ़ क्या होते हैं। चलिए तो फटाफट जो है आपने कॉपी में हेडिंग डालिए। अब नंबर एक क्या, रूढ़ शब्द। और रूढ़ शब्द लिखकर तीर का निशान देखिए।
रूढ़ शब्द क्या होते हैं? देखिए, तो वैसा शब्द होता है जिसका खंड करने पर किसी का भी अर्थ ना निकले, यानी जिसका खंड करने पर कोई भी अर्थ नहीं देता है, उसे हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। अब इस बात को लिख लीजिए, वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसको खंड करने पर, जिसको खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, कोई अर्थ ना निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जिसका खंड करने पर कोई भी अर्थ ना निकले उसे हम क्या कहते हैं भाई? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे, अब चीजों को यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ विद्यार्थी एक शब्द घर, अब बताओ घर का मतलब समझ में आता है, लेकिन जैसे हम इस घर को खंड करेंगे तो ये होगा घ प्लस र। अब बताओ विद्यार्थी, घ का कोई अर्थ है, र का कोई अर्थ है? तो खंड करने पर किसी भी चीज का अर्थ ना निकले, उस चीज को हम बोलते हैं विद्यार्थी रूढ़ शब्द। क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। चलो एक और शब्द देखो, फल। फल समझ में आता है? फल समझ में आता है ना? लेकिन जैसे अगर हम बोलते हैं कि फ प्लस ल, और जैसे इसको हम खंड करेंगे तो ना कोई फ का अर्थ होगा ना ही ल का अर्थ होगा। तो फल कौन सा शब्द है भाई साहब? तो रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द। क्योंकि फ का कोई अर्थ नहीं है, ल का कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो अपने आप में एक अक्षर है, ये अपने आप में क्या है? अक्षर है, और अक्षर से बनता है शब्द, और शब्द का अर्थ निकलता है, ना कि अक्षर का। ठीक है, कोई दिक्कत? तो रूढ़ शब्द समझ में आ गया, जिसका खंड करने पर किसी का भी अर्थ ना निकले। चलिए अब हम बात करते हैं कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। नंबर 2, यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द क्या होते हैं भाई? तो यौगिक शब्द होता क्या है, लिख लीजिए आप लोग कि वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसको खंड करने पर, जिसको खंड करने पर, खंड करने पर प्रत्येक का अर्थ निकले, प्रत्येक का अर्थ निकले, उसे यौगिक शब्द कहते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो वैसा शब्द जिसको खंड करने पर प्रत्येक का अर्थ निकले उसे हम बोलते हैं यौगिक शब्द। जैसे चीजों को समझिए यहां पर, जैसे जैसे अगर शब्द बोलते हैं विद्यार्थी विद्यालय, एक शब्द है विद्यार्थी विद्यालय, और बताओ विद्यार्थी जैसे हम इस विद्यालय को खंड करेंगे तो ये क्या होगा? तो विद्या जोड़ आलय। क्या बनेगा ये? विद्या जोड़ आलय। तो जैसे हम खंड करेंगे तो विद्या का भी अर्थ निकलेगा, आलय का भी अर्थ निकलेगा। यानी विद्या का अर्थ होता है विद्यार्थी ज्ञान, और आलय का मतलब होता है स्थान या निवास, स्थान या निवास। बात समझ में आ रहा है? स्थान या निवास। तो बताइए, जहाँ ज्ञान का स्थान हो, जहाँ पर ज्ञान का निवास हो, उसी चीज को तो बोलते हैं विद्यालय। तो खंड करने पर प्रत्येक का अर्थ निकल रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं यौगिक शब्द। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थी कि विद्यालय क्या है? तो विद्यालय एक यौगिक शब्द है। विद्यालय जो है एक यौगिक शब्द है। बोलो समझ में आया कि नहीं? एक और देखिए, अगर मैं बोलता हूं हिमालय, एक शब्द है विद्यार्थी हिमालय, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हिमालय कौन सा शब्द है, तो सबसे पहले इसको खंड करो, ये खंड होगा हिम जोड़ आलय। हिमालय खंड करेंगे तो ये बनेगा हिम जोड़ आलय, जहां हिम का मतलब होता है बर्फ, और वही विद्यार्थी आलय का मतलब क्या होता है? स्थान, या जिसको हम बोलते हैं निवास। तो जहाँ बर्फ की स्थान हो, जहाँ बर्फ का निवास हो, उसी चीज को तो बोलते हैं हम लोग हिमालय। तो बताओ हिमालय कौन सा शब्द हुआ भाई साहब? हिमालय जो है कौन सा शब्द हुआ? तो ये हुआ यौगिक शब्द। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई यौगिक और योग रूढ़ शब्द में क्या अंतर है, तब बताना रूढ़
वैसा शब्द जिसका खंड करने पर किसी का अर्थ ना निकले, और यौगिक शब्द जिसका खंड करने पर प्रत्येक का अर्थ निकले उसे हम बोलते हैं रूढ़ और यौगिक शब्द। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। चलिए तो बोलो तीसरा नंबर क्या पढ़ना है, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, बोलो 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 बोलो। तीसरा हमें क्या पढ़ना है? तो तीसरा हमें पढ़ना है विद्यार्थी योग रूढ़ शब्द। क्या पढ़ना है? योग रूढ़ शब्द। क्या होता है योग रूढ़ शब्द? फटाफट नोट कीजिए। बोल सकते हैं कि वैसा शब्द जो अपना अर्थ छोड़, जो अपना अर्थ छोड़, एक मिनट, वैसा शब्द जो अपना अर्थ छोड़, अपना अर्थ छोड़ एक विशेष अर्थ देता हो, एक विशेष अर्थ देता हो, अपना अर्थ छोड़ एक विशेष अर्थ देता हो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, उसे भाई साहब योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बोलो समझ में नहीं आया? देखिए जैसे जैसे अगर मैं बोलता हूं विद्यार्थी चक्रधर, अब तो चक्रधर का मतलब होगा जिसने चक्र को धारण किया हो। चक्रधर का मतलब होता है जिसने चक्र को धारण किया हो। तो चक्रधर का अर्थ निकल रहा है, खंड करेंगे तो प्रत्येक का भी अर्थ निकलेगा, लेकिन ये अपना अर्थ छोड़ एक विशेष अर्थ दे रहा है। चक्रधर कौन है भाई? तो वो है श्री कृष्ण जी। कौन है? श्री कृष्ण जी, क्योंकि उन्होंने ही तो चक्र को धारण किया है। बात समझ में रहा है? बोलो हाँ या ना। एक और शब्द देखो, जैसे मैं बोलता हूँ विद्यार्थी लंबोदर, लंबोदर का मतलब होता है जिसका पेट निकला हुआ हो, पेट जिसका लंबा हो। तो खंड करने पर प्रत्येक का अर्थ निकलेगा, लेकिन अपना अर्थ छोड़ एक विशेष अर्थ देगा। लंबोदर किसको कहा जाता है? तो लंबोदर कहा जाता है विद्यार्थी गणेश जी को। लंबोदर किसको कहा जाता है? तो गणेश जी को। तो अपना अर्थ छोड़ एक विशेष अर्थ देता हो उसे हम बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। एक और देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब जिसका नीला कंठ हो, तो नीलकंठ किसको कहते हैं? तो भाई शंकर जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शंकर जी को, यानी शिव जी को कहा जाता है। बात समझ में आ गया? ये होते हैं योग रूढ़ शब्द। कोई दिक्कत? मार्केट में इतना ना साउंड है जिसका जवाब ही नहीं देता, कहा जाए क्लास सत्यानाश हो जा रहा है भाई। चलिए तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? क्या कहा मैंने? चलिए यहां से है अर्थ के आधार पर दो भेद, सार्थक और निरर्थक। फिर मैंने क्या बताया? फिर मैंने बताया बनावट या रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? चलिए तो अब हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे विद्यार्थी, अर्थ के आधार पर हो गया, बनावट या रचना के आधार पर हो गया। अब हमें पढ़ना है विद्यार्थी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो देखिए भाई साहब, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं कितने? तो वो होते हैं चार। कितने होते हैं? चार। याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन होता है भाई साहब? तो लिखते चलिए ना। पहला होता है विद्यार्थी तत्सम, तत्सम। पहला जो होता है वो होता है तत्सम शब्द। पहला जो होता है विद्यार्थी वो होता है तत्सम शब्द। दूसरा होता है तद्भव शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है विद्यार्थी देशज शब्द, देशज शब्द। और चौथा क्या होता है? तो चौथा होता है विदेशज शब्द, चौथा होता है विद्यार्थी विदेशज शब्द। तो याद रखना है आप सभी को,
कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थी कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। नंबर एक, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि तत्सम जो बना है ना, ये विद्यार्थी बना है तत् प्लस सम, तत् जोड़ सम से मिलकर बना है। जहां पर तत् का मतलब क्या होता है, तत् का मतलब होता है उसके, तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है विद्यार्थी समान, यानी उसके समान कोई शब्द हो उसे हम बोलते हैं तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द की परिभाषा की बात करें तो हम बोल सकते हैं विद्यार्थी कि वैसा शब्द जो संस्कृत के हो, संस्कृत के हो, वैसा शब्द जो संस्कृत के हो और उसका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता हो, प्रयोग किया जाता हो, प्रयोग किया जाता हो, प्रयोग किया जाता हो, उसे तत्सम शब्द कहते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत? हम बोल सकते हैं कि वैसा शब्द जो संस्कृत के हो और उसका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता हो, उसे हम बोलते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, ऐसे हम एक शब्द में बोल सकते हैं संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हो, उसे बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे 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 मैं बोलता हूं विद्यार्थी सूर्य। अब सूर्य एक ऐसा शब्द है जो संस्कृत में भी वैसा ही होता है और हिंदी में भी वैसा ही होता है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे मैं अगर बोलता हूं विद्यार्थी चंद्र, तो चंद्र जो है विद्यार्थी संस्कृत में वैसा ही होता है और हिंदी में वैसा ही होता है। जैसे मैं बोलता हूं पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है विद्यार्थी ये क्या है, संस्कृत में वैसा ही और हिंदी में भी वैसा ही होता है। बात समझ में आ गया? तो इस चीज को हम बोलते हैं तत्सम शब्द। कोई दिक्कत? चलिए नंबर दो, दूसरा क्या है, तो दूसरा है विद्यार्थी तद्भव शब्द। कौन सा शब्द? तद्भव शब्द। अगर हम एक शब्द में बोलना चाहे विद्यार्थी तो हम बोल सकते हैं कि संस्कृत के परिवर्तन शब्द को ही तद्भव शब्द कहा जाता है। संस्कृत के परिवर्तन शब्द को ही तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तद्भव शब्द कहते हैं। बात समझ में आ गया? संस्कृत के परिवर्तन शब्द को ही तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे यहां पर देखिए विद्यार्थी, जैसे मैं बोलता हूं कि कार्य, एक शब्द है विद्यार्थी कार्य, और कार्य से क्या बन गया? काम। कार्य से क्या बन गया विद्यार्थी? काम। जैसे अगर मैंने कहा विद्यार्थी सूर्य, तो सूर्य एक संस्कृत शब्द है और सूर्य से जैसे मैं बोलता हूँ सूरज, तो ये क्या है विद्यार्थी? ये क्या है? तद्भव शब्द है। तो यानी संस्कृत के परिवर्तन शब्द को ही तद्भव कहा जाता है। मतलब संस्कृत से बने हिंदी शब्द को तद्भव कहते हैं। ऐसे याद रखिए, संस्कृत से बने हिंदी शब्द को तद्भव कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं। नंबर तीन में देखिए, नंबर 3 क्या है विद्यार्थी? देशज शब्द। कमाल का शब्द, देशज शब्द। अब देशज शब्द किसको कहते हैं? हम बोल सकते हैं कि वैसा शब्द जो अपने ही देश से लिए गए हो। अगर आप लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं विद्यार्थी, लिख सकते हैं कि वैसा शब्द जो अपने ही
देश से लिया गया हो, अपने ही देश से लिया गया हो, उसे देशज शब्द कहते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अपने ही देश से लिए गए शब्द को हम बोलते हैं विद्यार्थी देशज। जैसे 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 अगर मैं बोलता हूं लोटा, लोटा क्या है? एक देशज शब्द है। जैसे मैं बोलता हूं छिपा, छिपा क्या है विद्यार्थी? देशज शब्द है। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं बोलता हूं डिबिया, जैसे मैं बोलता हूं डिबिया, तो डिबिया क्या है विद्यार्थी? देशज शब्द है। तो वैसा शब्द जो अपने ही देश से लिए गए हो उसे हम बोलते हैं देशज शब्द। कोई दिक्कत? चलिए नंबर 4, चौथा नंबर क्या है विद्यार्थी? तो चौथा नंबर है विदेशज शब्द। क्या कहते हैं विदेशज शब्द? क्या होते हैं विदेशज शब्द? बताइए जल्दी। तो नाम सुनकर ही स्पष्ट हो रहा है कि विदेशज मतलब विदेश, यानी हमारे देश की नहीं बल्कि अन्य देशों की। तो वैसा शब्द होता है जो अन्य देशों से लिए गए हैं। हम बोल सकते हैं या लिख सकते हैं कि वैसा शब्द जो अन्य देशों से लिए गए हो उसे हम बोलते हैं विदेशज शब्द। वो कौन सा शब्द है विद्यार्थी? कौन सा शब्द है? लिखिए जैसे मैं बोलता हूं विद्यार्थी डॉक्टर। अब बताओ डॉक्टर जो है ये विदेशी शब्द है कि नहीं? ये देसी शब्द थोड़ा ना है डॉक्टर, ये तो अंग्रेजी शब्द है। जैसे मैं अगर बोलता हूं विद्यार्थी स्कूल, ये भी विद्यार्थी विदेशी शब्द है। जैसे मैं बोलता हूं क्रिकेट, ये भी क्या है विद्यार्थी? विदेशी शब्द है। तो वैसा शब्द जो अपने देश से ना हो बल्कि अन्य देशों से लिए गए हो उसे हम बोलते हैं विदेशज शब्द। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया विद्यार्थी आप लोगों को? हमने बताया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक। तत्सम का मतलब हो गया संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों करते हो प्रयोग में आते हों। तद्भव का मतलब हो गया कि संस्कृत से बने हिंदी शब्द को कहते हैं। और देशज का मतलब हो गया जो अपने ही देश से लिए गए हो। और विदेशज शब्द का मतलब हो गया कि वैसा शब्द जो अन्य देशों से लिए गए हो। तो कोई दिक्कत? चलिए, लास्ट और आखिरी टॉपिक है विद्यार्थी, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। बोलो, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? क्या आप सभी को पता है विद्यार्थी कि प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं बताओ जरा। तो प्रयोग के आधार पर विद्यार्थी शब्द के 2 भेद होते हैं। शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। याद रखिएगा, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन होता है भाई साहब? कौन कौन होता है? तो पहला होता है आपका विकारी शब्द। याद आया? पहला होता है विकारी शब्द। और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। याद रखिएगा विद्यार्थी, परीक्षा में पूछ सकता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, हम बोल सकते हैं कि वैसा शब्द जो लिंग, कारक और वचन के अनुसार, वैसा शब्द जो लिंग, कारक और वचन के अनुसार रूप परिवर्तन करते हैं उसे हम बोलते हैं विकारी शब्द। याद रखिए, वैसा शब्द जो लिंग, कारक और वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उसे बोलते हैं विकारी शब्द। जैसे मैं बोलता हूं विद्यार्थी कि लड़का पढ़ता है। लड़का पढ़ता है। हम क्या इसी को ऐसे भी तो बोल सकते हैं विद्यार्थी? कैसे बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं कि लड़की पढ़ती है। लड़की पढ़ती है।
अब गौर से देखो विद्यार्थी, लड़का से बन गया लड़की, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने लिंग के अनुसार रूप को परिवर्तन कर दिया। लिंग के अनुसार विद्यार्थी हमने रूप का परिवर्तन कर दिया। इसका मतलब ये क्या है? विकारी शब्द है। क्या है विद्यार्थी? विकारी शब्द है। बात समझ में आ गया? जैसे देखिए क्या होता, जैसे फिर मैं बोलता हूं विद्यार्थी कि लड़का पढ़ता है। अब इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लड़के पढ़ते हैं। लड़के पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लड़का से हमने बना दिया लड़के। तो इसका मतलब है कि वचन के अनुसार भी यहाँ पर रूप परिवर्तन हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है विद्यार्थी? ये है विद्यार्थी विकारी शब्द। कोई दिक्कत? एक और देख लीजिए। फिर मैं अगर बोलता हूं लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, अगर मैं बोल दूं कि लड़के को पढ़ाया जाता है। अब बताओ विद्यार्थी, यहाँ पर जो को दिखाई दे रहा है यही तो है आपका कारक चिन्ह। तो कारक के अनुसार भी रूप में परिवर्तन हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है विद्यार्थी विकारी शब्द। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम बात करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन ऐसी चीज़ें आती हैं, तो याद रखिएगा विद्यार्थी कि विकारी शब्द के अंतर्गत, विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, यानी विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? तो वो होते हैं विद्यार्थी 4। कौन कौन होता है? तो वो होता है विद्यार्थी संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण और क्रिया। ये होते हैं विद्यार्थी विकारी शब्द। याद रखिएगा, जितने भी संज्ञा के उदाहरण होंगे, सर्वनाम के, चाहे विशेषण के, चाहे क्रिया के, ये सारे के सारे होंगे विद्यार्थी विकारी शब्द। तो क्योंकि विकारी शब्द के ये 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कोई दिक्कत? याद रखना है आपको कि विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, कारक और वचन के अनुसार रूप में परिवर्तन हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। चलिए लास्ट और आखिरी चीज क्या है? दूसरा नंबर क्या है प्रयोग के आधार पर? तो प्रयोग के आधार पर दूसरा है विद्यार्थी अविकारी शब्द। दूसरा है विद्यार्थी अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो याद रखना है वैसा शब्द जो लिंग, कारक और वचन के अनुसार रूप में परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं अविकारी शब्द। जैसे 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 मैं बोलता हूं किंतु। एक शब्द है विद्यार्थी किंतु। अब तो किंतु कोई लाख कोशिश कर लो, इसका कोई रूप परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन, किंतु, परंतु, धीरे धीरे, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले विद्यार्थी सुनना ले। तो कहने का मतलब क्या है विद्यार्थी? ये जो है ऐसे शब्द हैं जो अविकारी है। आप चाहे लिंग के आधार पर इसको चेंज करो, कारक के आधार पर चेंज करो, चाहे वचन के आधार पर चेंज करो, ये चेंज नहीं होगा। ऐसी चीज को बोलते हैं अविकारी शब्द। अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी कि अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो याद रखना है मेरे लड्डू और गोपाल, अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन चीजें आती है। तो हमें याद रखना है लड्डू और गोपाल, क्या? तो उधर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, 4 को छोड़ दीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो इधर आ जाएगा क्रिया विशेषण, इधर आ जाएगा क्रिया विशेषण। फिर क्रिया विशेषण के बाद क्या आ जाएगा? तो संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। फिर क्या आ जाएगा इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत आ जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और एक और चीज याद रखना है विद्यार्थी, क्या याद रखना है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि, सॉरी, ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय।
बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले। अविकारी शब्द होते हैं वैसे शब्द जो लिंग, कारक और वचन के अनुसार रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे किंतु, परंतु, धीरे धीरे, कोई दिक्कत। अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक, तो ये हो गया विद्यार्थी कंप्लीट। थैंक्स। ये हो गया विद्यार्थी शब्द विचार जो पूर्ण रूप से कंप्लीट। कैसा लगा क्लास आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो लेक्चर को दबाकर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। टाटा बाय बाय, सी यू। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।